Hello friends, very good morning all of you. In today's class, we are going to start a new topic, that is RBI, Reserve Bank of India or Central Bank. Let's start from the introduction first. RBI was set up in 1935 on April 1st under the RBI Act 1934. When RBI was set up, the main headquarters, the main head office of RBI was in Calcutta and was permanently moved to Mumbai in 1937. And one more fact, RBI was privately owned institution before 1949 and after 1935. But since 1949, January 1st, RBI was nationalized. After nationalization of RBI in 1949, RBI becomes government owned body, totally owned by government of India. Understand? All right, इतना समझने के बाद हम बात करते हैं बच्चों की आरबीआई का क्या काम है. आरबीआई इज द रेगुलेटर, controller, facilitator of monetary system of the economy, of the entire monetary system of the economy. RBI is an apex institution which controls, regulates and facilitates the entire monetary system of the economy. जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है, हम बोलेंगे आरबीआई. तो आरबीआई के 4 जोनल ऑफिस भी हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई. ठीक है. उसके बाद अब आरबीआई के मीनिंग और फंक्शंस और रोल हम पढ़ेंगे इस क्लास में. सबसे पहले आरबीआई का डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि आरबीआई क्या है. आरबीआई इज एन एपेक्स बैंक व्हिच कंट्रोल रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी. जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है जो है आरबीआई, सेंट्रल बैंक. और सेंट्रल बैंक के पास सोल मोनोपोली राइट है नोट इशू करने का, करेंसी इशू करने का. राइट. अब हम बात करते हैं बच्चों आरबीआई के फंक्शंस की. सबसे पहली बात आरबीआई के फंक्शन में आती है कि आरबीआई के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली ट्रेडिशनल बैंकिंग फंक्शंस भी हैं और डेवलपमेंट फंक्शंस भी हैं और उसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शंस, सुपरवाइजरी फंक्शंस भी हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीआई के बैंकिंग फंक्शंस की. बैंकिंग फंक्शंस में सबसे पहले आरबीआई के फंक्शंस हम पढ़ेंगे बच्चों. बैंकिंग फंक्शंस में आरबीआई के सबसे पहले जो फंक्शंस है वो क्या है. फर्स्ट फंक्शन इज करेंसी अथॉरिटी. क्या बच्चा? करेंसी अथॉरिटी. आरबीआई को सोल मोनोपोली राइट है, सोल मोनोपोली अथॉरिटी मिली हुई है किस चीज की? नोट इशू करने की. तो इसको हम बोलते हैं बैंक ऑफ इशू. करेंसी अथॉरिटी किसके पास है? आरबीआई के पास. तो आरबीआई को बोलते हैं बैंक ऑफ इशू. सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात. उसके बाद आरबीआई को हम बोलते हैं बच्चों बैंक ऑफ इशू के अलावा दूसरे नंबर पे बैंकर्स बैंक. बैंकर्स बैंक. आरबीआई जितने भी कमर्शियल बैंक है उन सबका बैंक है क्योंकि सब कमर्शियल बैंक को कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई. करेक्ट. तीसरा फंक्शन जो है आरबीआई का वो है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट. तो बैंकर्स बैंक भी हो गया और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी हो गया. करेक्ट. उसके बाद आरबीआई का फंक्शन आता है बच्चों कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. उसके अलावा एक आखिरी फंक्शन और है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट. तो कंट्रोलर या कंट्रोल ऑफ क्रेडिट जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म करेगा? आरबीआई करेगा कि क्रेडिट की जो क्वांटिटी है, क्रेडिट ज्यादा भी ना हो इकोनॉमी के अंदर और कम भी ना हो, मनी सप्लाई ज्यादा भी ना हो और कम भी ना हो, कंट्रोल करता है, स्टेबलाइज करता है. तो आरबीआई के जो ये 5 फंक्शन है, इन पांचों फंक्शन के अंदर और भी फंक्शंस आपको मिलेंगे जिन्हें सब फंक्शंस बोलेंगे. तो सबसे पहला फंक्शन है करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इशू का. मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना. बैंक ऑफ इशू सबसे पहला जो फंक्शन है वो है बैंक ऑफ इशू यानी करेंसी अथॉरिटी. देखो बच्चों, आरबीआई को गवर्नमेंट ने सोल मोनोपोली राइट दिया है कि आरबीआई ही करेंसी इशू करेगा इकोनॉमी के. अब कौन सी करेंसी इशू करेगा, कौन सी नहीं करेगा? सबसे पहले करेंसी के अंदर क्या आता है बच्चों? करेंसी इंक्लूड्स 2 थिंग्स. करेंसी में 2 चीजें आती हैं. सबसे पहला नोट्स यानी कि पेपर नोट्स और दूसरा कॉइन्स. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेसिक बात है कि आरबीआई सिर्फ नोट इशू करता है, आरबीआई कॉइन्स इशू नहीं करता है. नोट इशू करता है तो कौन कौन से नोट इशू करता है आपको पता होना चाहिए. आरबीआई इशू 5 रुपी नोट एंड अबव.
₹5 एंड अबव, ₹5 का नोट और ₹5 से ऊपर जितने भी नोट हैं, बोले तो ₹5 का नोट, ₹10 का नोट, ₹20 नोट, ₹50 नोट, 100, 200, 500 एंड 2000, यानी कि ₹5 से लेके 2000 तक के जो भी नोट हैं वो कौन इशू करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेगा। ये उसको मोनोपोली राइट दिया हुआ है गवर्नमेंट। और आरबीआई कभी भी कॉइन्स इशू नहीं करेगा, मिंट इशू नहीं करेगा। कॉइन्स आर इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास राइट है किस चीज का? कॉइन्स को इशू करने। ठीक है बच्चा। तो अब आप ये सोचो कि अगर आरबीआई को राइट मिला हुआ है, अथॉरिटी मिली हुई है नोट इशू करने की, तो उस जिस अमाउंट में आरबीआई को नोट इशू करने हैं, जिस अमाउंट में आरबीआई को करेंसी इशू करनी है, उसके इक्विवेलेंट आरबीआई को एसेट रिजर्व मेंटेन करना होता है। एसेट रिजर्व मेंटेन करना होता है, मिनिमम रिजर्व मेंटेन करना होता है कुछ एसेट्स का, जिसकी वैल्यू कही जाती है 200 करोड़। 200 करोड़ की एसेट आरबीआई अपने पास मेंटेन करेगा, उसके बाद आरबीआई नोट इशू कर सकता है। अब इस 200 करोड़ के अंदर, इस 200 करोड़ के अंदर सबसे पहली बात यह है कि 115 करोड़ की गोल्ड, 115 करोड़ का गोल्ड एज रिजर्व और 85 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करता है आरबीआई अपने पास। उसके बाद आरबीआई करेंसी इशू कर सकता है। तो ऐसा बोला जाता है कि करेंसी इशू जो आरबीआई कर रहा है वो उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उसके पास एसेट मेंटेन है। जितनी एसेट मेंटेन है उतने नोट भी इशू करने पड़े। तो आरबीआई की ये लायबिलिटी है नोट को इशू करना। ठीक है। तो आरबीआई का पहला फंक्शन बनता है करेंसी अथॉरिटी या फिर बैंक ऑफ इशू। अब दूसरी चीज, अगर आरबीआई नोट इशू कर रहा है, आरबीआई करेंसी इशू कर रहा है, इससे फायदा क्या है? देखो सबसे पहली बात, आरबीआई इशू करेगा तो पब्लिक का फेथ रहेगा। आरबीआई इशू करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन इशू करने वाली, तो सारे नोट सेम यूनिफॉर्म होंगे, यूनिफॉर्मिटी हुई करेंसी के अंदर, यूनिफॉर्मिटी। दूसरा पब्लिक फेथ, तीसरा जो इशू कर रहा है वही कंट्रोल करेगा। आरबीआई का कंट्रोल बना रहेगा करेंसी पे, क्योंकि जो इशू कर रहा है वही कंट्रोल कर सकता है आसानी से। तो हमारी इकोनॉमी के अंदर एक अथॉरिटीज को इशू करने की अथॉरिटी मिली हुई है, वो है आरबीआई। तो आरबीआई के नोट इशू करने से एडवांटेजेस भी हैं। ठीक है। और कैसे इशू करता है, क्या इशू करता है, मैंने आपको बता दिया। ये आपका पहला फंक्शन था आरबीआई का, बैंक ऑफ इशू या करेंसी अथॉरिटी। सर दूसरा फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक। बहुत ध्यान से सुनना। दूसरा फंक्शन आता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक के अंडर, बैंकर्स बैंक के अंडर आप तीन फंक्शन और पढ़ सकते हैं। बैंकर्स बैंक के अंदर आप तीन सब फंक्शन और पढ़ सकते हैं। वो क्या है, ध्यान से सुनना। सबसे पहला फंक्शन है बैंकर्स बैंक के अंदर, सर कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। ठीक है। दूसरा फंक्शन है इसी के अंदर लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, करेक्ट। उसके बाद इसी के अंदर तीसरा सब फंक्शन और है, वो है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस एजेंट बोल सकते हो या क्लियरिंग हाउस फंक्शन बोल सकते हो, जो आरबी परफॉर्म करता है अंडर द बैंकर्स बैंक। देखो बच्चों, इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं, इतने सारे कमर्शियल बैंक हैं, उन सब कमर्शियल बैंक को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी है जो है आरबीआई, एपेक्स बॉडी। सबसे पहली बात आपको पता होगा, जितने भी कमर्शियल बैंक है, सभी कमर्शियल बैंक को, सभी कमर्शियल बैंक्स को कुछ मिनिमम रिजर्व, कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व, जिसे बोलते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम, कुछ फ्रैक्शन ऑफ रिजर्व मेंटेन करना होता है। किसका फ्रैक्शन? फ्रैक्शन किसका? टोटल डिपॉजिट्स का। जितने भी डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के पास आते हैं, उन टोटल डिपॉजिट्स में से कमर्शियल बैंक्स जो हैं कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट ऑफ टोटल डिपॉजिट्स मेंटेन करते हैं। मेंटेन करते हैं कुछ आरबीआई के पास और कुछ खुद अपने पास, देमसेल्व्स। कुछ आरबीआई के पास और कुछ खुद अपने पास, देमसेल्व्स। तो आरबीआई के पास जो मेंटेन कर रहे हैं टोटल डिपॉजिट का जो पार्ट आरबीआई के पास मेंटेन कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो। सर कैश रिजर्व रेशियो क्या है? CRR क्या है? CRR refers to the ratio at which all commercial banks have to keep some part of their total deposits with RBI. सर SLR क्या होता है? SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सर ये वो रेशियो है जिस रेशियो से हर कमर्शियल बैंक को अपने पास कुछ रिजर्व मेंटेन करने हैं इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। करेक्ट, इन फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। देखो बच्चों, CRR क्या था? CRR ये था कि हर कमर्शियल बैंक को अपने डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट मैंडेटरी है RBI के पास मेंटेन करना पड़ेगा और कुछ पार्ट अपने पास भी लिक्विड एसेट के फॉर्म में मेंटेन करना पड़ेगा। तो बैंक क्यों बोल रहा है, आरबीआई क्यों बोल रहा है कि मेंटेन करो CRR SLR, ताकि बैंक सॉल्वेंट रहे, बैंक करप्ट ना हो जाए, तो आपके पास कुछ रिजर्व मेंटेन होने चाहिए। तो SLR और CRR दोनों ही किसके कंपोनेंट कहे जाते हैं? तो हम बोलेंगे लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट के दो कंपोनेंट है, कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो रिक्वायरमेंट। ये दोनों ही रिजर्व आरबीआई बोलता है कि आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। CRR मेरे पास मतलब आरबीआई के पास और SLR खुद कमर्शियल बैंक के पास। तो इसे बोलते हैं CRR SLR दोनों ही कंपोनेंट्स LRR के। तो ये आपका फंक्शन बन गया कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। आरबीआई कमर्शियल बैंक के कैश रिजर्व्स को मेंटेन करता है। सर एक बात और सुनना ध्यान से कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं वो सब रिजर्व निकालने के बाद ही लोन दे सकते हैं। अगर मान लो कमर्शियल बैंक के पास आज की डेट में टोटल डिपॉजिट्स 10 लाख रुपए के आए और CRR मान लो 3 से 4% मेंटेन करना है आरबीआई के पास और 19 से 20% SLR मेंटेन करना है अपने पास। ये सब रिजर्व निकालने के बाद जो डिपॉजिट्स बचेंगे उन्हें बोलेंगे सेकेंडरी डिपॉजिट्स, डेरिवेटिव डिपॉजिट्स, डिराइव्ड डिपॉजिट्स। उसमें से कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है। तो रिजर्व को निकालना है, रिजर्व को निकालने के बाद जो पैसा बचेगा उससे कमर्शियल बैंक लोन आगे पब्लिक को दे सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिजर्व मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आरबीआई को बोला गया कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है बच्चों लेंडर ऑफ द लास्ट। ध्यान से सुनना, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर मतलब लोन देने वाला, लास्ट मतलब आखिरी, रिजॉर्ट मतलब ऑप्शन। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स के लिए आखिरी ऑप्शन है। मींस अगर कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल नीड है, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, लोन की रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल बैंक दूसरे कमर्शियल बैंक से मदद मांग रहे हैं, वहां से नहीं मिल रही, अदर सोर्स से मदद मांग रहे हैं, वहां से नहीं मिल रही, तो एट द एंड कमर्शियल बैंक को जरूरत पड़ेगी आरबीआई की। कमर्शियल बैंक को आरबीआई लोन देगा अगेंस्ट सम सिक्योरिटीज या अगेंस्ट सम मोर्गेज सिक्योरिटीज या अगेंस्ट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा। तो कमर्शियल बैंक्स को अगर कहीं से पैसा नहीं मिलता, कमर्शियल बैंक को कहीं से फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं होती, तो एट द लास्ट कमर्शियल बैंक कहां पहुंचते हैं? आरबीआई के पास। तो हम आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये था नेक्स्ट फंक्शन। तो बैंकर्स बैंक के अंदर हमने दो सब फंक्शन पढ़ लिए, कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स एंड लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सर तीसरा सब फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब फंक्शन क्या है? ध्यान से सुनिए। क्या फंक्शन है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन। सर आपने देखा होगा कि जब चेक, चेक समझते हो ना, चेक डॉक्यूमेंट, पीस ऑफ पेपर, तो चेक जो है ट्रांसफरेबल इंस्ट्रूमेंट है। तो चेक जब किसी एक पर्सन का चेक दूसरे पर्सन के अकाउंट में डाला जाता है या दूसरा पर्सन किसी तीसरे पर्सन के अकाउंट में चेक डालता है, ठीक है, तो चेक की क्लियरिंग जो होती है वो कौन करता है? सर चेक की क्लियरिंग कौन करता है? अगर एक ही बैंक के नाम पे दो चेक है, सपोज मैंने चेक काट के आपको दिया, आपने चेक काट के मुझे दिया, मेरा भी अकाउंट एसबीआई में, आपका भी अकाउंट एसबीआई में, तो सेम बैंकों में चेक जा रहा है, इसमें कोई फंडा नहीं है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है क्लियर करने में, सेकंड्स में काम होता है, चेक क्लियर हो जाता है, वहां आरबीआई का कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर अदर बैंक्स के चेक है, कमर्शियल बैंक खुद चेक क्लियर कर लेगा, आपके अकाउंट में पैसे डाल देगा अगर सेम बैंक है तो। लेकिन अगर अदर बैंक का चेक है तो वो चेक क्लियर होने के लिए कहां जाएगा? सर आरबीआई के पास जाएगा। तो आरबीआई को बोला गया है क्लियरिंग हाउस एजेंट या क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? आरबीआई। कैसे परफॉर्म कर रहा है? सुनना ध्यान से। सबसे पहले ये जान लो बच्चों, जितने भी कमर्शियल बैंक है, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, सबका अकाउंट किसके पास है?
बच्चों जितने भी कमर्शियल बैंक हमारी इकोनॉमी के अंदर है, सबका अकाउंट किसके पास है सर? सबका अकाउंट आरबीआई के अंदर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर सभी कमर्शियल बैंक का अकाउंट है। करेक्ट। अब कोई भी चेक किसी भी कमर्शियल बैंक का कटेगा तो क्लियर कहां होगा? आरबीआई। मान लीजिए मिस्टर विशाल मिस्टर विशाल का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है। करेक्ट है, एचडीएफसी बैंक में है। और मिस्टर साहिल का अकाउंट एक्सिस बैंक में है। करेक्ट। अब क्या हुआ कि मिस्टर साहिल को 1 लाख रुपीस पे करने थे। मिस्टर विशाल ने मिस्टर साहिल को 1 लाख रुपीस पे करने थे। मिस्टर विशाल ने क्या किया? मिस्टर विशाल ने मिस्टर साहिल को चेक काट के दे दिया 1 लाख रुपए का। और वो चेक जो मिस्टर साहिल ने डाला वो कहां डाला? अपने अकाउंट में डाला। तो एक्सिस बैंक के अंदर जो चेक गया वो एचडीएफसी का गया। एचडीएफसी का चेक किसके पास गया? एक्सिस बैंक के पास गया। अब इसी तरह से मान लो मिस्टर साहिल ने मिस्टर करण को 80,000 रुपीस देने हैं। मिस्टर साहिल ने मिस्टर करण को 80,000 रुपए देने हैं और मिस्टर करण का अकाउंट एचडीएफसी बैंक में। तो मिस्टर साहिल ने क्या किया? मिस्टर साहिल ने 80,000 रुपए का चेक मिस्टर साहिल ने 80,000 रुपए का चेक काट के दे दिया मिस्टर करण को। और मिस्टर करण का अकाउंट कहां पे है? एचडीएफसी बैंक के। ठीक है सर। तो आप क्या देख रहे हो कि एक्सिस बैंक से जो एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसे जाने हैं, एक्सिस बैंक से जो एचडीएफसी बैंक के अंदर पैसे जाने हैं वो 80,000 रुपए जाने हैं। और एचडीएफसी बैंक से जो एक्सिस बैंक में पैसे जाने हैं वो 1 लाख रुपए जाने हैं। ये सब थ्रू चेक जाना है बच्चों। अब टोटल हमारे पास 2 चेक हो गए, एक 1 लाख रुपए का चेक और एक 80,000 का चेक। अब ये दोनों के दोनों चेक चले गए बैंक के। एक्सिस का चेक चला गया एचडीएफसी बैंक के अंदर, एचडीएफसी का चेक चला गया एक्सिस बैंक के अंदर। करेक्ट है। अब ये दोनों चेक आरबीआई के पास चले जाते हैं। आरबीआई देखता है भाई 2 चेक आए कि एक चेक जाना है एचडीएफसी से एक्सिस बैंक में, एक एक्सिस से एचडीएफसी में। आरबीआई देख रहा है कि एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी को 80,000 रुपए देने और एचडीएफसी ने एक्सिस बैंक को 1 लाख रुपए देने। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई करता है सेटलमेंट। ऐसा नहीं करता 80,000 निकालेगा 1 लाख रुपए डालेगा, नहीं, सीधा 20,000 रुपए का सेटलमेंट कर देगा। एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी को 80,000 देने हैं, एचडीएफसी ने एक्सिस को 1 लाख रुपए देने हैं। तो आरबीआई क्या करेगा? एचडीएफसी में से 20,000 रुपए निकाल के एक्सिस बैंक के अंदर डाल देगा। इसे बोलते हैं सेटलमेंट। तो आरबीआई सेटलमेंट करता है चेक्स के। ऐसे बहुत सारे चेक आते होंगे दिन में और बहुत सारे बैंकों के चेक आते होंगे। तो सभी बैंकों की डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज करके आरबीआई सेटलमेंट क्लियर कर देता है सभी बैंक्स की। इसे बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो किसकी क्लियरिंग हो रही है बच्चों? चेक्स की क्लियरिंग हो रही है, अदर बैंक्स की चेक्स की, जो आरबीआई करता है 3 वर्किंग डेज के अंदर। समझ में आया? तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास वो आता है क्लियरिंग हाउस फंक्शन के बाद तीसरा फंक्शन। देखो बच्चों, बैंकर्स बैंक के अंदर 3 फंक्शन है: कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट और क्लियरिंग हाउस फंक्शन। इससे पहले हमने किया करेंसी इश्यू, करेंसी अथॉरिटी यानी बैंक ऑफ इश्यू वाला फंक्शन आरबीआई का। 2 फंक्शन हमारे हो गए और दूसरे फंक्शन के अंदर 3 फंक्शन हमने कवर किए। अब जो मेजर तीसरा फंक्शन आता है वो आता है बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से सुनना, थर्ड फंक्शन इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। आरबीआई जो है वो बैंकर्स बैंक भी है और बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी है। देखो बच्चों, गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के लिए आरबीआई 3 फंक्शन परफॉर्म करता है। तो बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर हम 3 बातें लिखेंगे कि एक्ट एज अ बैंकर, दूसरा एक्ट एज एन एजेंट,
एक्ट एज एन एजेंट, और तीसरा एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर, एक्ट एज फाइनेंशियल एडवाइजर। देखो बच्चों, जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का बैंकर इसलिए है क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट का करंट अकाउंट अपने पास मेंटेन कर, गवर्नमेंट का करंट अकाउंट किसके पास होता है? आरबीआई के पास। और आरबीआई इस अकाउंट में से सभी पेमेंट्स भी करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, और सभी रिसिप्ट्स भी लेता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट को लोन चाहिए हो, आरबीआई लोन भी देता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का बैंक है। करेक्ट, बैंकों वाले सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। गवर्नमेंट के चेक्स भी क्लियर करता है, पेमेंट देता है, रिसिप्ट लेता है, ठीक है, लोन्स भी देता है, डिपॉजिट्स भी रखता है। तो बैंकों वाले सारे काम कर रहा है गवर्नमेंट के लिए। दूसरा, आरबीआई गवर्नमेंट का एजेंट भी है। एजेंट क्यों है, सुनना ध्यान से। आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को, आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को बाय और सेल भी करता है, बाय और सेल भी करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, कुछ ऐसी सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सीधा पब्लिक को इशू नहीं कर सकती, तो वो आरबीआई काम करता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को इशू करता है, फिर कमर्शियल बैंक्स आगे इशू करते हैं। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बिकवाता और खरीदवाता है ओपन मार्केट के अंदर। इसलिए हम बोलते हैं आरबीआई को गवर्नमेंट का एजेंट। करेक्ट है। उसके बाद आरबीआई को गवर्नमेंट का फाइनेंशियल एडवाइजर भी बोला गया है। फाइनेंशियल एडवाइजर क्यों? देखो बच्चों, आरबीआई पूरे मॉनेटरी सिस्टम को संभालता है। अगर गवर्नमेंट को किसी भी फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस चाहिए, अगर गवर्नमेंट कोई भी अपनी पॉलिसी बना रही है, उसके अंदर फाइनेंशियल वाली कोई टर्म आती है, तो उस टर्म के ऊपर कुछ ओपिनियंस चाहिए आरबीआई आरबीआई के, या कुछ जजमेंट्स चाहिए आरबीआई की, तो गवर्नमेंट को आरबीआई फाइनेंशियल मैटर में एडवाइस भी करता है कि आपको ऐसे करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एट द टाइम ऑफ डीमोनेटाइजेशन आरबीआई ने बहुत सारी एडवाइस दी थी कमर्शियल गवर्नमेंट को, किस चीज के ऊपर कि डिमोनेटाइजेशन कैसे किया जाए, क्या प्रोसेस होगा, कैसा रहेगा, कैसा इफेक्ट आएगा, क्या होना चाहिए उसके लिए। तो आरबीआई हर फाइनेंशियल मैटर में गवर्नमेंट को एडवाइस टाइम टू टाइम देता है, इसलिए बोलते हैं उसको फाइनेंशियल एडवाइस। सो सिंपल। तो बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी एक फंक्शन है आरबीआई का। तो बैंकर्स बैंक भी हो गया, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी हो गया, करेंसी अथॉरिटी भी। इसके बाद एक फंक्शन और आता है आरबीआई का, दैट इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो बच्चों, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं, वो हर इकोनॉमी को, देखो हमारी इकोनॉमी के लिए रुपीस को छोड़ के जो भी करेंसी है सब क्या है, फॉरेन करेंसीज है। तो फॉरेन करेंसीज के रिजर्व मेंटेन कौन करता है अपने पास? तो हम बोलेंगे आरबीआई करता है। आरबीआई को ये अथॉरिटी भी है कि आरबीआई अपने पास सारी फॉरेन करेंसीज के रिजर्व मेंटेन करता है। एट द टाइम ऑफ, जब जरूरत हो फॉरेन करेंसी की, तो गवर्नमेंट आरबीआई से ले सकती है। और जितनी ज्यादा करेंसी, फॉरेन करेंसी हमारे पास मेंटेन होगी, उतना हमारे लिए अच्छा है, एक्सचेंज रेट हमारे फेवर में होगा। तो फॉरेन करेंसी यानी फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स आरबीआई अपने पास मेंटेन करता है। और जब डिटर्मिनेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट का, तब जरूरत पड़ती है फॉरेन एक्सचेंज को खरीदने की या बेचने की, तो आरबीआई वहां पर हेल्पफुल रहता है हमेशा। तो आरबीआई इज कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। वेरी सिंपल। तो चार फंक्शन हमने पढ़ लिए। इसके बाद पांचवा फंक्शन जो है वो बहुत ही बड़ा फंक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है। तो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की अपनी खुद की पॉलिसी है, जिसको बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या ऑपरेट करता है? मॉनेटरी पॉलिसी। तो विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी और कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट। तो इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं। उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हम सब पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल इकोनॉमी के अंदर कैसे करता है। उसे बोलते हैं कंट्रोल ऑफ क्रेडिट वाला फंक्शन। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है, हर पॉइंट को समझना है,
ठीक है बच्चों, और जरूरत पड़े नोट करने की तो बहुत कुछ नोट भी करना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, इन शॉर्ट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। बच्चों सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी से कि मॉनेटरी पॉलिसी है क्या। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है बच्चों। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? बहुत ही सिंपल। मॉनेटरी पॉलिसी किसकी है सर? सबसे पहली बात मैंने आपको बता दी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की है। अब मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? ध्यान से सुनिएगा। इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई, द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक। किस लिए पॉलिसी है ये? टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है बच्चा कि मनी सप्लाई होता क्या है। सबसे पहली बात यही है कि मनी सप्लाई होता क्या है। सर सप्लाई ऑफ मनी का मतलब क्या है? कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी available in the economy, available in the economy at a particular point of time, at a particular point of time। मतलब मनी सप्लाई एक स्टॉक कंसेप्ट है। at particular point of time। अब सुनना ध्यान से, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल है उसे बोलते हैं हम मनी सप्लाई। तो ये स्टॉक कंसेप्ट है क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है, ठीक है। अब मनी सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है? सर सबसे पहली बात, जितनी करेंसी लीगल टेंडर ऑफ मनी, चाहे वो नोट्स हो चाहे वो कॉइन्स हो, कितने सर्कुलेशन में है वो, प्लस कितना आपका पैसा बैंक में डिपॉजिट है इन फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स और सेविंग डिपॉजिट्स को आप ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकते हो थ्रू चेक्स, प्लस जितना पैसा आरबीआई के पास पड़ा हुआ है अदर डिपॉजिट्स के रूप में, फॉरेन बैंक्स के डिपॉजिट्स हैं या फॉरेन गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स हैं या आईएमएफ का कुछ डिपॉजिट्स है, वो सब अदर डिपॉजिट्स में आते हैं। तो जितना पैसा इकोनॉमी के अंदर करेंसी की फॉर्म में, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में और अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको हम बोल देते हैं सर, क्या बोल देते हैं? मनी सप्लाई। करेक्ट है? यहां तक समझ में आपको? इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो हो गया आपका मनी सप्लाई, लेकिन मनी सप्लाई अगर ज्यादा हो जाए इकोनॉमी के, मनी सप्लाई अगर इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो जाए तो क्या उससे कोई प्रॉब्लम है बच्चों? उससे कोई प्रॉब्लम है? सर बिल्कुल है। अगर मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो गई, मनी सप्लाई अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर ज्यादा हो गई तो इससे प्रॉब्लम आती है किस चीज की? सर इन्फ्लेशन हो सकता है। क्या हो सकता है? इन्फ्लेशन हो सकता है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं, प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों, अगर आरबीआई ने करेंसी इशू ज्यादा कर दी या हमारे बैंक्स जो है कमर्शियल बैंक्स, उनके अंदर डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए तो उससे लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होगा, मनी जो सर्कुलेशन में इकोनॉमी के अंदर वो बहुत ज्यादा होगा, जिससे लोग डिमांड एक्सेस में करेंगे और डिमांड एक्सेस में करेंगे तो उससे इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो, प्राइस स्टेबल हो। प्राइस स्टेबिलिटी वाला ऑब्जेक्टिव जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी से ही अचीव किया जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है? अगर नोट इशू ज्यादा करनी है तो उसे कंट्रोल खुद भी कर सकता है क्योंकि नोट इशू वही कर रहा है। मनी सप्लाई किन चीजों से बढ़ती है? पहला, मनी सप्लाई बढ़ाने में दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। सबसे पहला, आरबीआई बढ़ाता है मनी सप्लाई को क्योंकि आरबीआई नोट इशू करता है, करेंसी इशू करता है। क्या इशू करता है? करेंसी। उसके अलावा इससे मनी सप्लाई बढ़ सकती है, हमने मान लिया। दूसरा, कमर्शियल बैंक जो होते हैं बच्चों, कमर्शियल बैंक भी इनडायरेक्टली मनी को इंक्रीज करने में, मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर बढ़ाने में उनका भी हाथ है थ्रू थ्रू क्रेडिट क्रिएशन। बच्चों कमर्शियल बैंक का फंक्शन पढ़ा आपने, क्रेडिट क्रिएशन यानी मनी क्रिएशन।
क्रेडिट क्रिएशन मतलब उधार। कमर्शियल बैंक का काम है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और पब्लिक को लोन देना। जितना ज्यादा लोन पब्लिक के पास जाएगा उतना ज्यादा मनी का फ्लो यानी मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बढ़ेगी कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगी सर। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि कमर्शियल बैंक भी मनी सप्लाई इंक्रीज करता है? आरबीआई भी इंक्रीज करता है नोट इशू करके। चलो आरबीआई करेंसी इशू करके मनी सप्लाई बढ़ाता है, उससे तो आरबीआई खुद कंट्रोल कर लेगा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? फिर से आते हैं एक बार। इट रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ आरबीआई टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी। अब आरबीआई खुद कंट्रोल कर लेगा, जो उसने इशू किया करेंसी बाद में कम करेगा, कुछ भी कर सकता है, उसके हाथ में। लेकिन कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं, कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, इनको कौन समझाएगा? आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक, आरबीआई इज द कंट्रोलर ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक को क्रेडिट क्रिएशन करने से मना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन कमर्शियल बैंक का एम क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो वो क्यों मानेंगे भाई? वो चाहेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। तो आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने कुछ ऐसे टूल्स बनाए, आरबीआई ने कुछ ऐसे टूल्स बनाए जिसके थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है बिना कमर्शियल बैंक को बार बार बोले भैया कम कर दो, कम कर दो, कम कर दो। वो तो कम नहीं करेंगे। तो टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी जो है, ये वो टूल्स हैं जिनके थ्रू मनी सप्लाई को इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल किया जा सकता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं आरबीआई का फंक्शन, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, है ना? तो मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए कुछ तो पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ी। ये सिर्फ किस लिए? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी किस लिए? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। और क्रेडिट कंट्रोल हो गया तो मनी सप्लाई भी कंट्रोल हो जाएगी बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? अब टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम पढ़ेंगे दो टूल्स। टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे हम दो टूल्स। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों क्वांटिटेटिव टूल्स। कौन से टूल्स? क्वांटिटेटिव टूल्स या क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, करेक्ट। उसके बाद पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये सारे टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो किस लिए? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला क्वांटिटेटिव टूल जो हम पढ़ेंगे बैंक रेट। बैंक रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है, इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से सुनना। बैंक रेट को हम बोलेंगे डिस्काउंट रेट ऑल्सो। क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं बैंक रेट, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों रेपो रेट। रेपो रेट को आप बोल सकते हो रीपर्चेज रेट ऑल्सो। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। रीपर्चेज रेट सब बताऊंगा क्यों बोलते हैं, ठीक है। आप बस क्लास को ध्यान से देखिए। तीसरा होता है बच्चों ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इसके थ्रू भी आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है इकोनॉमी के अंदर। कैसे करता है आपको सुनना पड़ेगा। उसके बाद आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले। इसके अंदर आएगा सीआरआर और एसएलआर, दोनों ही इसके कंपोनेंट्स थे। उनके थ्रू भी हम मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है बच्चों रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल कर सकता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। अब शुरू करेंगे इन सबको। अभी मैं आपको शुरू कराता हूं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। उससे पहले आप सुन लो कि क्वालिटेटिव के अंदर कौन कौन इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे और डिफरेंस बताऊंगा दोनों में क्या है। सबसे पहले इसके अंदर आता है मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन। दूसरा आता है सर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, ये सबको बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और इसके अंदर आता है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशनिंग ऑफ क्रेडिट। एंड वन इन लास्ट इज डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के।
क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। सबसे पहले शुरू करेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर बैंक रेट को, करेक्ट। सबसे पहले शुरू करेंगे किसको? बैंक रेट को, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट रेट ऑल्सो। बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट ऑल्सो। सुनना बच्चों ध्यान से, बैंक रेट क्या है? देखो बच्चों, आप जब कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो, आप लोग जब कमर्शियल बैंक से लोन लेते हो तो कमर्शियल बैंक को क्या देते हो बदले में? आप देते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या देते हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो बच्चों, अगर कमर्शियल बैंक से लोन लिया, कमर्शियल बैंक से लोन लिया, मान लो मैंने लोन लिया, गौरव सर ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया, ठीक है। जब गौरव सर ने कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो मैंने, गौरव सर ने कमर्शियल बैंक को क्या पे किया? सर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया होगा। क्या पे किया होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे मैं बोलूंगा कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। मेरे लिए जो इंटरेस्ट है, जो मैं पे कर रहा हूं इंटरेस्ट बैंक को, मेरे लिए वो कॉस्ट है कि बोरोविंग्स के बदले में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मेरी कॉस्ट। तो बोरोविंग्स के बदले में इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं उसे क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स। जितना ज्यादा ये होगा उतनी ज्यादा मेरी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स होगी, उतना मैं कम लोन लूंगा, करेक्ट। तो कमर्शियल बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, हम पे करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जब कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है, जब कमर्शियल बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो कमर्शियल बैंक को लोन कौन देता है? आरबीआई। और कमर्शियल बैंक बदले में क्या देते हैं? सर वो भी इंटरेस्ट देते होंगे, पर उस इंटरेस्ट का नाम क्या है? उस इंटरेस्ट का नाम है बैंक रेट। अगर कोई कमर्शियल बैंक लॉन्ग टर्म के लिए लोन ले रहा है तो उसको पे करना है बैंक रेट। क्या पे करना है? बैंक रेट। अगर कोई कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है, किसके लिए? बहुत ध्यान से सुनना, अगर कोई कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले रहा है आरबीआई से, तो उसको पे करना है रेपो रेट। दोनों ही इंटरेस्ट रेट है, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। देखो दोनों ही लोन है, लेकिन दोनों अलग अलग तरह के लोन हैं, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। अगर आरबीआई लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक को फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स तो उनको पे करना है रेपो रेट कमर्शियल बैंक्स को, और अगर कमर्शियल बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेने पे करना है उनको बैंक रेट। तो कमर्शियल बैंक को भी इंटरेस्ट पे करना होता है, बैंक रेट या फिर रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट। अब हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है, मान लो, लेट अस एज्यूम दैट कि मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो रखी है। मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा हो रखी है, इसको रिड्यूस करना है। तो हाउ टू रिड्यूस द मनी सप्लाई? कैसे आरबीआई बैंक रेट के थ्रू और रेपो रेट के थ्रू मनी सप्लाई को रिड्यूस कर सकता है? बहुत ही सिंपल। देखो बच्चों, मान के चलो कि आप कमर्शियल बैंक हो, आपने आरबीआई से लोन लेना है, बहुत नीड है आपको, और इंटरेस्ट चल रहा है 4%, यानी बैंक रेट या रेपो रेट जो भी आपको चल रहा है 4%। और आरबीआई ने अब बोला कि मनी सप्लाई कंट्री में बहुत ज्यादा है तो लोन्स को कम करना पड़ेगा। आरबीआई ने बैंक रेट को और रेपो रेट को, दोनों ही रेट को इंक्रीज कर दिया। बैंक रेट भी बढ़ा दिया, रेपो रेट भी बढ़ा दिया, दोनों को इंक्रीज कर दिया। दोनों को इंक्रीज करने से इसका कमर्शियल बैंक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स फॉर कमर्शियल बैंक विल इंक्रीज। कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगा पड़ेगा, उनके लिए बोरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब कमर्शियल बैंक क्या करेंगे? कमर्शियल बैंक पब्लिक से इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करने लगे। देखो कमर्शियल बैंक को लोन मिल रहा है महंगा, उन्होंने लिया। कमर्शियल बैंक को आगे पब्लिक को लोन देना है, कमर्शियल बैंक आरबीआई से ले रहे हैं, वहां से ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं। आरबीआई महंगा लोन दे रहा है तो कमर्शियल बैंक बोलेंगे पब्लिक को, भैया इंटरेस्ट रेट तो बढ़ गया पीछे से, मैं भी आपको महंगे में दूंगा।
कमर्शियल बैंक्स ने क्या किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए पब्लिक के लिए। अब पब्लिक, जनता, ये सब जानती है, पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो गई। पब्लिक के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स बहुत ज्यादा हो गई, तो पब्लिक ने क्या किया, भैया हम अब लोन कम लेंगे, इतना महंगा लोन हमको नहीं चाहिए। तो पब्लिक ने क्या किया, लोन्स कम लेना शुरू। जब पब्लिक ने लोन्स कम लेना शुरू किया तो क्या हुआ भाई, अब जो लोन ही कम लिया तो पैसा भी कम आएगा इकोनॉमी के अंदर। सभी लोग, पब्लिक में सभी लोग को लग रहा है कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत बढ़ गई है, अब लोन हम कम लेंगे। जितना कम क्रेडिट क्रिएट होगा, जितना कम क्रेडिट क्रिएट होगा, उतनी कम होगी इकोनॉमी के अंदर मनी की सप्लाई। बोलो ये सुन लो, बोलो ये सुन लो, मनी सप्लाई उतनी ही कम होगी। तो आपने क्या देखा कि हमने एज्यूम किया था मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी, और मनी सप्लाई जो बहुत ज्यादा है उसको कम करना, उसको कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट को और रेपो रेट को, लॉन्ग टर्म वाले इंटरेस्ट को भी और शॉर्ट टर्म वाले इंटरेस्ट को भी, दोनों को आरबीआई ने कमर्शियल बैंक के लिए बढ़ा दिया। जैसे ही बढ़ाया तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ गई, कमर्शियल बैंक ने आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, पब्लिक ने लोन कम लिया, मनी सप्लाई कम हो गई। दैट्स इट। तो मनी सप्लाई कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, बैंक रेट रेपो रेट दोनों को बढ़ा दिया। क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, मान लो इंक्रीज करना चाहता है, तो आरबीआई विल डिक्रीज द बैंक रेट, डिक्रीज द रेपो रेट, ताकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स कम हो जाए और लोग लोन ज्यादा ले, मनी सप्लाई बढ़ भी सकती है। इस तरह से बैंक रेट और रेपो रेट दोनों के दोनों क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनके थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। करेक्ट है बच्चों। अब हमने ये देखा कि क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में बैंक रेट हमने कर लिया, बैंक रेट कर लिया हमने, रेपो रेट कर लिया हमने। अब बैंक रेट को डिस्काउंट रेट क्यों, अगर किसी कमर्शियल बैंक को बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट कराना है तो वो बैंक रेट के थ्रू ही होता है, बैंक रेट के ऊपर ही होता है, इसलिए बोलते हैं बैंक रेट को डिस्काउंट रेट, क्योंकि इस रेट पे बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट होते हैं। सिंपल। अगर रेपो रेट की बात करो, रेपो रेट को रीपर्चेज रेट क्यों बोलते हैं, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं तो उनको सिक्योरिटी मोर्टगेज रखवाते हैं, और जब लोन वापस करते हैं तो सिक्योरिटी को वापस परचेज कर लेते हैं आरबीआई से, इसलिए बोला गया रेपो रेट को रीपर्चेज रेट, क्योंकि ये मोर्टगेज सिक्योरिटी रखवा के लिया जाता है। ठीक है, दोनों के रीजन अलग अलग हो गए। अब जो तीसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। ओपन मार्केट, सर हमने पढ़ा था कि आरबीआई जो है, आरबीआई जो है ये आपका तीसरा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है। जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है, पढ़ा था ना, बैंकर्स टू गवर्नमेंट के अंदर आरबीआई द एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, एडवाइजर भी होता है। हम बात कर रहे हैं एजेंट की। आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट का एजेंट होता है। क्यों होता है, क्योंकि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बिकवाता भी है और खरीदवाता भी है। इसलिए बोलते हैं आरबीआई को क्या, गवर्नमेंट का एजेंट। सर उसी चीज को मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं वापस यहां पे। अगर मान लीजिए मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर ज्यादा है, हम यही मान के चल रहे हैं हर पॉइंट में, मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर बहुत ज्यादा है, इसको रिड्यूस करना। सर अगर मैं बोलूं कि गवर्नमेंट ने कुछ सिक्योरिटीज मार्केट में ऑफर की हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में, ओपन मार्केट में इशू करना चाहती है। अब इशू खुद तो नहीं करेगी, आरबीआई बैठा हुआ है गवर्नमेंट के लिए एजेंट, तो इशू किसने करी, आरबीआई ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है, इशू कर दी। आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है सर, इसमें बॉन्ड्स हो सकते हैं, इसमें ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स समझते हो, जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं इनको। तो इन सब से पब्लिक को क्या फायदा है,
सर ये सिक्योरिटी जो मार्केट में इशू की जाती है ना गवर्नमेंट की, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सबसे सेफ है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में इशू की जाती है कम प्राइस पे। मान लो एक ट्रेजरी बिल है जिसकी वैल्यू 25,000 रुपए है। कितनी है? 25,000 रुपए। ये ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ने मार्केट में इशू किया, मान लो सर 20,000 रुपए का, और गवर्नमेंट बोलती है 20,000 का मुझसे खरीद लो, आपको 3 महीने के बाद 25,000 रुपए देंगे। अरे वाह, 10 ट्रेजरी बिल खरीद लिए मैंने तो। और प्रॉफिट तो होगा 5,000 के हिसाब से एक बिल पे 50,000 का प्रॉफिट मुझे हो जाएगा। तो पब्लिक बहुत इसके पीछे पागल होती है परचेज करने के लिए। तो ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, सेफ है, प्रॉफिट होगा, खरीद लो। तो आरबीआई ने इशू करी सिक्योरिटी, यानी आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई ओपन मार्केट के अंदर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है। क्या कर रहा है? सेल। इस वर्ड पे ध्यान देना, इस वर्ड के बिना तो कोई पॉइंट समझ में नहीं आएगा आपको। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है ओपन मार्केट में, ठीक है। अब सेल कर रहा है तो परचेज भी तो करेगा कोई। आरबीआई ने ओपन मार्केट में इन सिक्योरिटी को सेल किया। भाई सभी कमर्शियल बैंक्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने, पब्लिक ने क्या किया? इनको परचेज किया। और परचेज जब किसने किया? मान लो पब्लिक ने बहुत सारे ट्रेजरी बिल्स परचेज कर लिए, ठीक है। तो पब्लिक ने परचेज जब किए होंगे तो पब्लिक की सारी मनी इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो गई। पब्लिक का सारा पैसा इन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट हो गया। तो पब्लिक के पास देखो, मनी सप्लाई हम क्या बोलते हैं? मनी सप्लाई इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी विद द पब्लिक इन फॉर्म ऑफ करेंसी एंड डिमांड। पब्लिक के पास ही पैसा चला गया, खत्म हो गया, हम क्या बोलेंगे? भाई कम हो गई इकोनॉमी के अंदर। तो पब्लिक का सारा पैसा कहां चला गया? आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास। तो आरबीआई ने कैसे पब्लिक से सारा पैसा खींच लिया? देखो, आरबीआई ने एक छोटा सा काम किया, बस गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच दिया। लो भैया लो, लोगों ने अपने सारे पैसे लगा दिए कहां? सिक्योरिटीज। तो पब्लिक के पास पैसा कम हुआ और मनी की सप्लाई पब्लिक के पास कम हो गई। हम बोलेंगे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कम हो गई जो ज्यादा थी। तो मनी सप्लाई देखो ज्यादा थी, क्या हो गई? कम हो गई। कैसे कम हो गई? आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया। क्या किया? सेल। परचेज नहीं किया, सेल किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है। अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहता हो तो इन्हीं सिक्योरिटीज को पब्लिक से वापस ले लेगा और इनको पैसे देगा। तो वहां परचेज किया जा रहा है। करेक्ट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वर्ड पे ध्यान दो। अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, आरबीआई सेल करेगा, पब्लिक परचेज करेगी और सारा पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, पब्लिक के पास से खत्म हो जाएगा। और मनी सप्लाई में कभी भी गवर्नमेंट का पैसा काउंट नहीं होता है, आरबीआई का पैसा काउंट नहीं होता है, ठीक है। जो सर्कुलेशन में है वो काउंट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं पब्लिक के पास कम होगी तो हम बोलेंगे मनी सप्लाई कंट्री में रिड्यूस हो गई, ठीक है। उसके बाद अब चौथा देखो, क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर हमने टोटल 3 इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, बैंक रेट, रेपो रेट और ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो फोर्थ आता है वो आता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है ये। इसके अंदर हम पढ़ते हैं सर 2 तरह के रेशियोज। पहला सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। दूसरा एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। करेक्ट है? सीआरआर क्या था? जो टोटल डिपॉजिट का कुछ फ्रैक्शन हर कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना। और एसएलआर क्या होता है? टोटल डिपॉजिट्स का कुछ फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास देमसेल्व्स मेंटेन करना। करेक्ट है? तो जितना पैसा अपने पास मेंटेन करना पड़ रहा है वो सीआरआर सॉरी एसएलआर है, और जितना पैसा कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ रहा है वो सीआरआर है। अब मान लो कि 4% सीआरआर, 19.5% एसएलआर,
ये सारा का सारा जो है रिजर्व में चला गया। किस में चला गया? रिजर्व। मैंने आपको बोला था बच्चों कि टोटल डिपॉजिट्स में से अगर हम रिजर्व्स को माइनस कर दें, टोटल डिपॉजिट्स में से अगर हम रिजर्व्स को माइनस कर दें, तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। क्या बचेगा? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो पहले वाले डिपॉजिट्स कौन से हैं? वो है प्राइमरी डिपॉजिट्स। जो डिपॉजिट्स बैंक के पास इनिशियली फ्रेश डिपॉजिट्स आते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी डिपॉजिट। तो सबसे पहले कमर्शियल बैंक रिजर्व साइड रखता है, रिजर्व को निकाल लेते हैं, सीआर को भी एसएलआर को भी। उसके बाद जो बचता है वो क्या होता है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स। इसमें से कमर्शियल बैंक्स आगे पब्लिक को या किसी को भी लोन दे सकते हैं। करेक्ट है। अब मान लो कि कंट्री के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, जैसे कि हर बार मान के चल रहे हैं। अगर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है तो भैया मनी सप्लाई ज्यादा होने से क्या होगा? सबके पास पैसा होगा, सब लोग डिमांड एक्सेस में करेंगे और प्राइस बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है और चांस है कि इन्फ्लेशन हो सकता है। तो इन्फ्लेशन ना हो, आरबीआई इज द बॉडी फॉर वेलफेयर एम। अगर एम वेलफेयर है तो वेलफेयर में यह भी आता है कि मनी सप्लाई ज्यादा ना हो। तो मनी सप्लाई ज्यादा है, उसे कम करना है। अब कैसे आरबीआई इन रिजर्व रेशियोज के थ्रू मनी सप्लाई कंट्रोल करता है? देखो बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं कि कमर्शियल बैंक के पास आज की डेट में 1 लाख रुपए के डिपॉजिट्स आए, ठीक है, और जो LRR है, मतलब कि उसमें CRR भी आ गया, SLR भी आ गया। मान लो कि दोनों रिजर्व्स को मिला के कमर्शियल बैंक को 20% रिजर्व निकालना है, 20% रिजर्व निकालना है। उसके बाद जो बचेगा उससे कमर्शियल बैंक लोन दे सकता है, ऐसा आपने पढ़ा। 20% हो गया 20,000 रुपए, बचा कितना? 1 लाख में से 20,000 गया तो 80,000। अब 80,000 का लोन कमर्शियल बैंक पब्लिक को दे सकता है। करेक्ट है। अगर मनी सप्लाई कंट्री में ज्यादा है, आरबीआई को लग रहा है 80,000 लोन क्रिएट हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है, कम होना चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा? सर, आरबीआई विल इंक्रीज द CRR एंड SLR। आरबीआई CRR SLR दोनों को ही इंक्रीज कर देगा। जब आरबीआई SLR CRR दोनों को इंक्रीज करेगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट ये होगा, मान लो पहले 20% रिजर्व मेंटेन कर रहे थे, अब आरबीआई ने बोला भैया 30% रिजर्व मेंटेन करो, बढ़ा दिया दोनों रेशो को, ठीक है। और जब बढ़ा दिया तो 1 लाख रुपए में से अब 30,000 रिजर्व निकालना पड़ेगा और 70,000 का ही लोन एक कमर्शियल बैंक दे पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? 80,000 से कितना हो गया? 70,000। लोन्स कम क्रिएट हो रहे हैं, मनी सप्लाई अपने आप कम क्रिएट होगी इकोनॉमी के अंदर। तो कैसे हुई कम? आरबीआई ने ये बोला कि भैया रिजर्व मेंटेन ज्यादा करो मेरे पास भी, और अपने पास रिजर्व ज्यादा मेंटेन रखो, ऐसा आरबीआई ने बोल दिया। अब जितने ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने पड़ेंगे एक कमर्शियल बैंक को, उतना कम क्रेडिट क्रिएट हो पाएगा। और उल्टा करना होता, मान लो मनी सप्लाई को बढ़ाना होता तो आरबीआई ये बोलता कि रिजर्व्स को कम रखो, रेशो आरबीआई कम कर देता तो कमर्शियल बैंक्स लोन ज्यादा क्रिएट कर पाते। तो हायर द रिजर्व्स, लोअर द क्रेडिट क्रिएशन, लोअर द रिजर्व्स, हायर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही आसान था। तो हमने टोटल क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट्स कर लिए, बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस और LRR। क्वांटिटेटिव टूल्स में लास्ट टूल बचता है आपके पास रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या है सर? बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा, ध्यान से, आप बेसिक्स पढ़ रहे हो अभी,
करेक्ट, आप बेसिक पढ़ रहे हो। रिवर्स रेपो रेट। देखो बच्चों, रेपो रेट क्या था? रेपो रेट था कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन ले रहे थे, कमर्शियल बैंक ने लोन लिया, कमर्शियल बैंक ने लोन लिया किससे? आरबीआई से। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को क्या दिया? लोन। कौन से पर्पस के लिए? मान लो शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, उसे बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, अब क्या हुआ, कमर्शियल बैंक को पे करना पड़ा रेपो रेट, जो भी चल रहा होगा 6% 7% वो पे करना पड़ा। ठीक है, अब देखो बच्चों, रिवर्स रेपो रेट क्या है? अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, हम ये मान के चल रहे हैं, अगर आरबीआई को ये लग रहा है कि कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे, कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे हैं और वो पब्लिक को लोन दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, और क्रेडिट क्रिएट किए जा रहा है बहुत ज्यादा, कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसे, ठीक है, बहुत सारे पैसे हैं। अब ये सारे जो कैश कमर्शियल बैंक के पास या डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास हैं, इससे कमर्शियल बैंक लोन बहुत ज्यादा देता है। आरबीआई चाह रहा है ये सारा पैसा मेरे पास आ जाए, ताकि कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन ना दे पाए, पब्लिक को लोन ना दे पाए, ऐसा आरबीआई चाह रहा है। आरबीआई ने क्या बोला? आरबीआई बोलता है भैया आप मुझे ये सारा पैसा दे दो, ठीक है, ये सारे डिपॉजिट्स आप मुझे दे दो, और बदले में मैं आपको दूंगा इंटरेस्ट। ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमारा पैसा सेफ साइड में जा रहा है आरबीआई के पास, हमारा यानी कमर्शियल बैंक का पैसा सेफ साइड बिल्कुल। देखो कमर्शियल बैंक के जो डिपॉजिट्स हैं, ये सारे डिपॉजिट जो कैश है, ये जा रहा है आरबीआई के पास। आरबीआई बोलता है सारे डिपॉजिट मुझे दे दो और मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो जब कमर्शियल बैंक के सारे डिपॉजिट्स आरबीआई को दे देंगे, तो आरबीआई जो बदले में इंटरेस्ट देगा उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट, RRR। तो क्यों नहीं चाहेगा कमर्शियल बैंक आरबीआई को देना? आरबीआई बोलते हैं कि आपको मैं पब्लिक से भी ज्यादा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट दूंगा और पैसा आपका सेफ रहेगा, आप मुझे दे दो। तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया, उनको तो इंटरेस्ट से मतलब है, कमर्शियल बैंक ने सारे पैसे कहां दे दिए? आरबीआई को। बदले में लिया रिवर्स रेपो रेट, इंटरेस्ट मिल रहा है, अरे वाह बहुत पैसे आ रहे हैं। कोई, अब सोचो, जब कमर्शियल बैंक का सारा कैश डिपॉजिट चला गया आरबीआई के पास, अब पब्लिक को लोन कहां से देगा कमर्शियल? नहीं पाएगा। तो आरबीआई ही तो चाहता था कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसे कम करना है। आरबीआई ने सारे पैसे कमर्शियल बैंक के ले लिए और पब्लिक को लोन अब नहीं दे पाएगा, मनी सप्लाई कम हो गई। तो टू डिक्रीज द मनी सप्लाई, आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट, और उससे क्या होगा? मनी सप्लाई कम। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना है इसको। ये सब थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब हम आएंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स पे, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों मार्जिन रिक्वायरमेंट से, करेक्ट? आज शुरू करेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट से, क्वालिटेटिव टूल्स। देखो बच्चों, डिफरेंस क्या है क्वांटिटेटिव टूल्स में और क्वालिटेटिव टूल्स में? बहुत ध्यान से सुनना। जो क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं मनी सप्लाई कम और इंक्रीज करने में। और दूसरी चीज, क्वांटिटेटिव टूल्स सभी कमर्शियल बैंकों के लिए सेम होते हैं। बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर सभी बैंकों के लिए सेम होगा, करेक्ट? और जो क्वालिटेटिव टूल्स हम शुरू करने जा रहे हैं अब, ये टूल्स कमर्शियल बैंक्स के लिए अलग अलग एरियाज में अलग अलग हो सकते हैं। अगर कमर्शियल बैंक, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है कि पर्टिकुलर एरिया में मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है या पर्टिकुलर एरिया में मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में इन टूल्स को यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सभी कमर्शियल बैंक के लिए सेम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, क्वालिटेटिव टूल्स में सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या पढ़ेंगे हम बच्चों? हम वो पढ़ेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या होता है?
देखो, अगर किसी कमर्शियल बैंक से आप लोग लोन लेते हैं, अगर किसी कमर्शियल बैंक से आप लोग लोन लेते हैं, तो लोन के बदले में आपको कई बार सिक्योरिटी कोलेट्रल रखवानी होती है। क्या रखवानी होती है? सिक्योरिटी, मोर्टगेज, गिरवी रखवाना पड़ता है कुछ, उसके बाद जाके आपको लोन मिलता है। ये बात समझ में आई आपको? तो मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी होगी कितने लोन के लिए, ये कौन डिसाइड करेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी और लोन का अमाउंट, ये कौन डिसाइड करेगा? देखो बच्चों, सबसे पहली बात, व्हाट इज मार्जिन रिक्वायरमेंट? मार्जिन रिक्वायरमेंट है क्या? इट इज द डिफरेंस, इट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन जो मिलेगा किसी भी बोरोवर को। तो जब भी आपको लोन चाहिए तो आपको कुछ सिक्योरिटी कोलेट्रल रखवानी पड़ेगी। तो दोनों के बीच के डिफरेंस को, मेरी बात समझना, दोनों के बीच के डिफरेंस को बोलेंगे मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, समझना मेरी बात को। मान लो किसी बोरोवर को 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, और बैंक बोलता है, कमर्शियल बैंक बोलता है आपको 1 लाख का लोन चाहिए, तो आपको मेरे पास 1,20,000 की वैल्यू तक की सिक्योरिटी रखवानी पड़ेगी कोलेट्रल। समझ रहे हो? मार्केट में जिसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए हो, वो मेरे पास रखवानी पड़ेगी। हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल अजम्पशन बेस्ड एग्जांपल, ठीक है? तो कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो कि मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी का जो अमाउंट है, सिक्योरिटी का जो वैल्यू है, वो लोन के अमाउंट से ज्यादा है। तो हमेशा कमर्शियल बैंक्स या कोई भी बैंक जब लोन देते हैं, तो सिक्योरिटी जो होती है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहती है, क्योंकि अगर आपने डिफॉल्ट किया, अगर आपने लोन पे नहीं किया, अगर लोन पे नहीं किया, तो आपका इंटरेस्ट भी कवर हो जाए जो बैंक को चाहिए था आपसे, प्रिंसिपल अमाउंट भी कवर हो जाए, इसलिए सिक्योरिटी ज्यादा रखवाता है और सेफर साइड। समझ में आ रहा है? तो डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू बोरोवर, अमाउंट ऑफ लोन गिवन टू बोरोवर, उसे बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। मतलब 1,20,000 में से 1 लाख माइनस करोगे तो 20,000 रुपए जो है, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। अब इसके थ्रू कैसे आरबीआई, इसके थ्रू कैसे आरबीआई मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है? बहुत ही आसान है। देखो बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, अगर मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए, तो क्या आप ज्यादा लोन लेना चाहोगे किसी बैंक से? नहीं समझ आया? चलो एग्जांपल देता हूं। अगर बैंक आपको ये बोलता है कि आपको 1 लाख का लोन चाहिए, मिल जाएगा। आपको पहले, कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले, आपको 1 लाख के लोन के लिए 1,20,000 रुपए तक की सिक्योरिटी रखवानी पड़ती थी, और आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी वो 20,000 रुपए की थी। करेक्ट है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, अमाउंट ऑफ लोन जो था वो 20,000 था, तो आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट जो थी वो 20,000 रुपए तक की थी। अब कमर्शियल बैंक बोलता है आपको 1 लाख का लोन चाहिए, मिल जाएगा। मना नहीं करेगा बैंक, आपको मिल जाएगा लोन, प्रॉफिट कमाना है बैंक को। और बैंक बोलता है लेकिन आपको सिक्योरिटी रखवानी है जो मेरे पास, अब वो 1,50,000 तक की सिक्योरिटी रखवानी है। भाई बोरोवर सोचता है कि 1 लाख के लोन के लिए इतनी ज्यादा सिक्योरिटी बैंक मांग रहा है, मेरे को नहीं चाहिए, मैं क्यों दूं सिक्योरिटी, अपनी इतनी ज्यादा सिक्योरिटी मैं क्यों कोलेटरल रखवाऊं आपके पास? तो 1 लाख के लोन के लिए 1,50,000 की सिक्योरिटी बैंक आपसे मांग रहा है, तो यहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट 50,000 रुपए। समझ में आ रहा है आपको? तो जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट होगी, जितना एक्स्ट्रा बैंक रखवाना चाह रहा है, वो मार्जिन है, वही मार्जिन रिक्वायरमेंट है।
1,00,000 के लोन के लिए 1,20,000, तो 20,000 एक्स्ट्रा, 20,000 रुपए मार्जिन रिक्वायरमेंट। 1,00,000 के लोन के लिए 1,50,000 की सिक्योरिटी, तो 50,000 एक्स्ट्रा, 50,000 मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितनी ज्यादा 1,00,000 के लोन के लिए 2,00,000 की सिक्योरिटी रखवाओ मेरे पास, तो 1,00,000 की मार्जिन रिक्वायरमेंट। जितनी ज्यादा मार्जिन रिक्वायरमेंट उतना बोरोवर डिस्करेज होता है। क्या होता है? डिस्करेज होता है कि मेरे को लोन नहीं चाहिए, तो वो लोन कम लेना चाहता है कि इतनी ज्यादा सिक्योरिटी में क्यों रखवाऊं। तो अगर आरबीआई मनी सप्लाई को रिड्यूस करना चाहता है तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को बढ़ा देता है। एज मार्जिन रिक्वायरमेंट इंक्रीज तो मनी सप्लाई विल फॉल। उल्टा सोचो, अगर मनी सप्लाई बढ़ाना चाहे तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। 1,00,000 का लोन, 1,10,000 की सिक्योरिटी रिक्वायर है, लोन ले जाओ, लोग लेंगे। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होने से मनी सप्लाई बढ़ती है और मार्जिन रिक्वायरमेंट के बढ़ने से मनी सप्लाई कम भी हो सकती है। तो दिस इज द क्वालिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है आपका मॉरल सुएशन। क्या आता है बच्चों? मॉरल सुएशन। ध्यान से सुनना, मॉरल सुएशन क्या है? सेकंड, मॉरल नाम से ही लग रहा है ना, मॉरल नाम से ही लग रहा है कुछ समझाना, कुछ अच्छी बातें बताना। बच्चों मॉरल सुएशन एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सुनना ध्यान से। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आरबीआई जो है बच्चों, वो कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल भी करता है, और जितने भी कमर्शियल बैंक है सबका बैंक आरबीआई है। तो आरबीआई कोई चीज प्यार से बोलेगा कमर्शियल बैंक को कि मान जाओ, तो कमर्शियल बैंक मान जाएंगे क्या? कुछ मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे। सबको प्रॉफिट कमाना है, पीछे से कुछ करेंगे। मतलब हर कमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो आरबीआई कभी कभी क्या करता है बच्चों, कि कमर्शियल बैंक्स को समझाता है, कुछ एक्शन नहीं ले रहा, कोई इंस्ट्रूमेंट्स फॉलो नहीं कर रहा, बैंक रेट, रेपो रेट, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ समझा रहा है कि मनी सप्लाई कंट्री में बहुत ज्यादा है। लेटर इशू कर दिया आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को, कुछ स्पीच दे दी, है ना, कुछ मीटिंग्स रखवा दी, और उसमें ये बोल दिया कि मनी सप्लाई को कम कर दो, ठीक नहीं। तो ऐसी चीजें भी तो होती होंगी ना, कि आरबीआई जब इंड्यूस कर रहा है कमर्शियल बैंक को कि मनी सप्लाई कम कर दो, अभी ज्यादा हो रखी है। तो मॉरल सुएशन वही है, बातों से, ठीक है, बातों से, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, ये समझाना कि मनी सप्लाई को कम कर दो। तो मॉरल सुएशन को हम पता है क्या बोलते हैं? मॉरल सुएशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड परसुएशन। प्रेशर एंड परसुएशन, मेरी बात समझना। परसुएशन क्या होता है? प्यार से समझाना। प्रेशर क्या होता है? दबाव। भाई आरबीआई कोई छोटी चीज तो नहीं है। आरबीआई सारे बैंकों का बैंक है। कमर्शियल बैंक को पता है कि मैंने ज्यादा बात नहीं मानी तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है। हाँ? तो आरबीआई अगर कुछ बोलेगा कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक को मानना पड़ता है, क्योंकि आरबीआई है वो। तो जब आरबीआई प्यार से समझाता है ना, तो समझा रहा है तो परसुएशन, और आरबीआई समझा रहा है तो प्रेशर। तो आरबीआई की बातें परसुएशन होती है, और होता वो प्रेशर है, क्योंकि बड़ा बंदा बोल रहा है आपको, कोई बड़ी बॉडी बोल रही है आपको। तो प्रेशर परसुएशन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम क्या? मॉरल सुएशन। तो किस लिए होता है? टू डिक्रीज द मनी सप्लाई या टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, दोनों के लिए हो सकता है। मेरी बात समझना, सिर्फ क्या हो रहा है? सिर्फ बातें हो रही हैं, समझा रहा है। कौन समझा रहा है? आरबीआई। किसको? कमर्शियल बैंक को, भैया मनी सप्लाई को कम कर दो। प्रेशर परसुएशन दोनों है। अगर आरबीआई की बात कमर्शियल बैंक्स ने नहीं मानी, अगर आरबीआई की बात कमर्शियल बैंक्स ने नहीं मानी, तो एक पॉइंट हमारे पास और है, वो है डायरेक्ट एक्शन। क्या है? डायरेक्ट एक्शन। भाई 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अब भी नहीं मान रहे, वॉर्न कर दिया तब भी नहीं मान रहे, तो मैं लेता हूं एक्शन। आरबीआई
एक्शन लेगा अगेंस्ट दोज कमर्शियल बैंक जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो नहीं मान रहे आरबीआई की बात, उन बैंक के अगेंस्ट एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा सर? उनको हर बार हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा जब भी देना होगा, ठीक है, फिर भी बात नहीं मान रहे। उसके बाद आखिरी ऑप्शन पता है क्या? आरबीआई कमर्शियल बैंक को डी रिकॉग्नाइज भी कर सकता है कि मैं नहीं जानता आप कौन हो। अब समझ रहे हो? ये होता है डायरेक्ट एक्शन। तो ये बहुत रेयर होता है। अगर कमर्शियल बैंक बात नहीं मानती तो एक्शन आरबीआई के पास है, ऐसी चीजें वो कर सकता है। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट और भी हैं क्वालिटेटिव के अंदर, उनमें से एक है बच्चों सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ये क्या होता है बच्चों? कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव लोन्स जिससे प्रोडक्शन होगा, ठीक है। कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, जिनसे कोई इनकम जनरेट नहीं होगी, ठीक है। तो लोन्स के कई सारे टाइप हैं बच्चों। एजुकेशन के लिए लोन है ना, होम लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है, उसके अलावा बिजनेस लोन है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, 100 तरह के लोन्स हैं। क्या सभी लोन्स के लिए हमेशा ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वैलिड है? मतलब आरबीआई क्या हमेशा चाहेगा सब लोन्स के लिए आप ज्यादा अमाउंट लोन दे सकते हो लोगों को? नहीं। अगर इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है और आरबीआई चाह रहा है इसे कम किया जाए, अब जिन एक्टिविटीज से पैसा बहुत ज्यादा बढ़ता है इकोनॉमी के, वो लोन्स को तो बिल्कुल आरबीआई चाहेगा कि नहीं दो भैया आप। जैसे कि स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज, समझते हो? स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटी मतलब कि शेयर्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, पैसे से पैसा बनाना, सट्टा लगाना। सट्टा किसमें? मैच वैच की बात नहीं कर रहा हूं, शेयर मार्केट में खरीदना बेचना, फॉरेन एक्सचेंज खरीदना बेचना, स्पेकुलेशन, इनसे और पैसा बढ़ता है इकोनॉमी में। तो इस कैटेगरी के लिए लोन मत दो अभी, ठीक है। आप लोन दो तो किसके लिए दो? एक पॉजिटिव लिस्ट पकड़ा देता है वो कमर्शियल बैंक। वो पॉजिटिव लिस्ट क्या बोलती है कि आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए लोन दो, ठीक है, आप एग्रीकल्चर के लिए लोन दो, आप फिशरमैन्स को लोन दो फिशिंग करने के लिए, ठीक है। तो जो सेक्टर बैकवर्ड है, जिनको बहुत जरूरत है पैसों की, उसके लिए आप लोन दो। लेकिन जिससे पैसा इकोनॉमी के अंदर और बढ़ता है उसके लिए लोन मत दो। पैसे को और बढ़ाना नहीं, ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है इकोनॉमी के अंदर। जब मनी सप्लाई कम होगी तो बोल देगा आरबीआई कमर्शियल बैंक को कि सबके लिए लोन दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहां सेलेक्टेड कैटेगरी है, एक नेगेटिव लिस्ट है, एक पॉजिटिव लिस्ट है। नेगेटिव लिस्ट क्या बोलती है? इसके लिए लोन नहीं देना। पॉजिटिव लिस्ट क्या बोलती है? इसके लिए लोन देना है। तो किसके लिए देना है, किसके लिए लोन नहीं देना है, वो कौन बताएगा? आरबीआई, अंडर द सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। समझ में आ रहा है? सेलेक्टेड कैटेगरी। ऑब्वियसली बात है, पैसा और ज्यादा नहीं क्रिएट करना, इसलिए स्पेकुलेशन के लिए या अदर बिजनेस जिससे पैसा और बढ़ता है उसके लिए लोन अभी मत दो, जिससे नहीं बढ़ता उसके लिए लोन दो, करेक्ट। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट और देखो बच्चों, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हमारे पास कितने इंस्ट्रूमेंट्स थे, ध्यान दो। ये देखो, मॉरल सब्वेशन डन, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स डन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल डन, डायरेक्ट एक्शन डन। अब क्या बचा? राशनिंग ऑफ क्रेडिट। ध्यान से सुनना, आसान है, समझ में आएगा आपको। राशनिंग ऑफ क्रेडिट, ठीक है बच्चों। राशनिंग क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। राशनिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। राशनिंग ऑफ लोन, अब तक फूड की राशनिंग सुनी थी, अब राशनिंग ऑफ लोन भी सुन लो। देखो बच्चों, हर तरह के लोन होते हैं, सभी लोन की अपनी अपनी लिमिट होती है। क्या होती है? लिमिट। कोटा सेट होता है। कोटा, कोटा वर्ड याद रखना बच्चों। यहां पे पता है क्या होता है? कमर्शियल बैंक को ये अलाउड नहीं है
कि कितना मर्जी लोन दो, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, कंस्ट्रक्शन लोन है, बिजनेस लोन है, व्हीकल लोन है, कार लोन है, कोई भी लोन है, आपको हर लोन की लिमिट दी हुई है कि इससे ऊपर लोन नहीं देना। मेरी बात समझना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल और राशनिंग में क्या फर्क है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में यह बोला गया कि टू गिव और नॉट टू गिव, इसके लिए लोन देना है, इसके लिए नहीं देना है। राशनिंग में क्या बोल रहा है? दो लोन सबको दो, लेकिन सबके कोटाज, सबके लिमिट्स को आरबीआई कम कर देता है। समझ पा रहे हो मेरी बात? आरबीआई ने बोल दिया भाई एजुकेशन लोन की लिमिट जो है, मान लो 1 या 2 करोड़ पे है, उसको 50 लाख कर दो। मतलब कि 50 लाख से कोई भी कमर्शियल बैंक ऊपर लोन नहीं देगा। होम लोन की लिमिट 5 करोड़ पे या 10 करोड़ पे, उसको बोल दिया 2 करोड़ से ऊपर कोई कमर्शियल बैंक लोन नहीं देगा होम कंस्ट्रक्शन। तो लिमिट कौन सेट कर रहा है? कोटास कौन सेट कर रहा है? आरबीआई। आरबीआई क्या करता है? कोटास को कम कर देता है। कोटास कम कर देगा तो अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कैटेगरी जितनी भी है सबके कोटास कम कर दिए। कोटास कम कर दिए तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी बच्चों। तो आरबीआई लिमिट्स यानी कोटास ऑफ ईच कैटेगरी ऑफ लोन विल रिड्यूस, उसके बाद मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अगर बढ़ाना है तो कोटा की लिमिट बढ़ा सकते हैं, कितना मर्जी लोन दो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है ना। तो राशनिंग भी ना। तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये इंस्ट्रूमेंट जो थे, ये मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के थे। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की थी। तो आरबीआई इस तरह से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, ये सारा का सारा आपका हो गया बैंकिंग फंक्शंस के अंदर। ठीक है, एक बैंकिंग फंक्शन और भी होता है आरबीआई का, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा एक अगला फंक्शन है। ठीक है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। आरबीआई एक बड़ी बॉडी है, किसको कंट्रोल करती है? एंटायर बैंकिंग सिस्टम को, एंटायर मॉनेटरी सिस्टम को। तो आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम सर्वेस, ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करता है रिगार्डिंग कितने कमर्शियल बैंक है, ठीक है, किस किस कमर्शियल बैंक के पास कितने डिपॉजिट्स हैं, कितने कमर्शियल बैंक ने कितना लोन क्रिएट किया। ये सारे डेटा कलेक्शन कौन करता है, कौन करवाता है? आरबीआई। और उनको फिर पब्लिश करता है। कैसे पब्लिश करता है? थ्रू बुलेटिन्स, मैगजीन्स, ठीक है, या ऑफिशियल गेजेट न्यूज़पेपर्स, इनके थ्रू आरबीआई पब्लिश भी करता है, या अपनी वेबसाइट्स पे इंटरनेट के थ्रू। तो कलेक्शन ऑफ डेटा एंड देन उसका पब्लिश करना, ये दोनों काम आरबीआई करता है रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्टर, मॉनेटरी सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर। उसके अलावा कुछ नहीं। तो पब्लिकेशन और कलेक्शन ऑफ डेटा वाला भी एक फंक्शन है बैंकिंग के अंदर, किसका? आरबीआई का। ये सब फंक्शन बैंकिंग फंक्शन थे। इसके बाद भी कुछ फंक्शन हो सकते हैं। तो बैंकिंग फंक्शंस के अलावा आरबीआई कुछ और फंक्शन परफॉर्म करता है। वो कौन से हैं? रेगुलेटरी फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन, या फिर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट फंक्शन। देखो बच्चों, आपने पढ़ा कि आरबीआई इज द रेगुलेटर, कंट्रोलर, फैसिलिटेटर ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। तो आरबीआई की क्या ड्यूटी बनती है कि आरबीआई सभी बैंकों को रेगुलेट भी करेगा और सुपरवाइज भी करेगा। व्हाट इज रेगुलेशन और सुपरविजन? रेगुलेशन मींस जो भी आरबीआई ने कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल्स, रूल्स जो बनाए हैं, उनको सभी कमर्शियल बैंक फॉलो करें, ये देखना आरबीआई की ड्यूटी। तो आरबीआई सुपरविजन भी करता है और रेगुलेट भी करता है। चलिए डिटेल में समझते हैं रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी फंक्शंस को। सबसे पहली बात क्या बोलता है कि आरबीआई इज द सुप्रीम बैंकिंग अथॉरिटी इन द कंट्री। एवरी बैंक हैज टू टेक लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, कोई भी बैंक को अगर बैंकिंग बिजनेस करना है इंडिया में तो उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, किससे? आरबीआई से। अब जो टर्म्स कंडीशंस, जो कोड ऑफ कंडक्ट आरबीआई ने बताया कि अगर आप लाइसेंस ले रहे हो बैंक का और बैंक बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये टर्म्स कंडीशन के साथ काम करना है। उन टर्म्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर कोई बैंक नहीं चलता है, उन टर्म्स कंडीशन को कोई बैंक वॉलेट करता है, तो कमर्शियल बैंक का लाइसेंस
आरबीआई कैंसिल भी कर सकता है, करेक्ट है। उसके बाद आगे बोलता है ईच शेड्यूल बैंक क्या है, जो भी बैंक आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उस बैंक को आरबीआई कभी भी बोल सकता है एसेट और लायबिलिटी का रिटर्न मांग सकता है, ठीक है, इंस्पेक्शन कर सकता है एसेट लायबिलिटीज के अगेंस्ट। उसके बाद उसके अलावा आरबीआई कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है बैंक से जो वो चाहे। तो हम बोलते हैं इट ऑल्सो हैज द पावर टू इंस्पेक्ट द अकाउंट्स ऑफ एनी कमर्शियल बैंक, दस आरबीआई कंट्रोल द बैंक सिस्टम थ्रू लाइसेंसिंग, इंस्पेक्शन एंड कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन। इसलिए बोलते हैं आरबीआई को रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई हैज गिवन वाइड पावर्स ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल ओवर द कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव। क्या क्या पावर दी गई है? पावर सबसे बड़ी ये है कि कोई भी कमर्शियल बैंक के अकाउंट्स को आरबीआई कभी भी इंस्पेक्ट कर सकता है। कोई डिफॉल्ट तो नहीं हो रहा है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है ना। कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि आरबीआई फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन से वाला? सुपरवाइजरी फंक्शन, ठीक है। उसके अलावा रेगुलेटरी फंक्शन भी हम कह सकते हैं। तो सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ आरबीआई आर मीन्ड फॉर इंप्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग पे लोगों का विश्वास बना रहे। देखो हर रेगुलेटरी बॉडी ये चाहती है कि सबका उस स्पेसिफिक बॉडी पे विश्वास बना रहे, स्पेसिफिक सेक्टर पे, स्पेसिफिक बिजनेस पे, स्पेसिफिक सर्विसेज पे लोगों का विश्वास बना रहे, किसी भी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड ना हो, मल प्रैक्टिसेस ना हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि हमेशा वो सेक्टर डेवलप करे, उसको वो रेगुलेट करती है। जैसे आरबीआई रेगुलेट कर रहा है बैंकिंग सिस्टम को, सेबी रेगुलेट कर रहा था अपना कैपिटल मार्केट को। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि सब के सब सेक्टर जो हैं वो टाइमली डेवलप भी करें और किसी का फेथ उसके ऊपर से ना हो जाए। इसके बाद बोलता है कि प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस क्या होते हैं। देखो बच्चों, हमने अभी पढ़े रेगुलेटरी एंड सुपरवाइजरी फंक्शन, अब हम बात करते हैं प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शंस की। आप मेरी बात ध्यान से सुनना। डेवलपमेंट और प्रमोशनल, जब कोई चीज सेटअप होती है, ठीक है, जब कोई चीज सेटअप होती है उसके बाद धीरे धीरे वो ग्रो करती है, ठीक है, सर्वाइव करती है, फिर ग्रो करती है, फिर उसके बाद जाके एक्सपांड होती है, डेवलप होती है, प्रमोट होती है। तो हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई शुरू से लेके अब तक 1947 की बात करता हूं। 1947 के बाद सबसे पहले खोला गया आईएफसीआई को, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद आईसीआईसीआई, उसके बाद अपना एसबीआई और बहुत सारे डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट बैंक्स, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, सबको खोला गया। उन सबको सेटअप करने में किसने मदद की? हम बोलेंगे आरबीआई ने। तो आरबीआई शुरू से लेकर अब तक बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करता है, प्रमोट करता है। उन्हें ही बोलते हैं प्रमोशनल और डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई। डिटेल में क्या बोलता है ध्यान से सुनना। आरबीआई is expected to promote banking habit, extend banking facilities to rural और सेमी अर्बन। अर्बन में तो होते ही, रूरल और सेमी अर्बन में भी फैसिलिटीज पहुंचे, ऐसा आरबीआई चाहता है, ठीक है। उसके अलावा आरबीआई हैज हेल्प इन सेटिंग अप ऑफ आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एसएफसी, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इन सब को सेटअप करने में आरबीआई ने पूरी पूरी मदद दी। तो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया, चाहे रूरल एरियाज में, चाहे अर्बन एरियाज में, चाहे सेमी अर्बन एरियाज। तो दीज इंस्टीट्यूशंस वर एस्टैब्लिश, किसने एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन? कि लोगों की सेविंग्स को कहीं ऐसी जगह लगाया जिससे और रिटर्न है, ठीक है, इकोनॉमी ग्रो करे। तो दीज इंस्टीट्यूशन आर एस्टैब्लिश टू मोबिलाइज सेविंग्स एंड टू प्रोवाइड फाइनेंस टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। लोगों के पैसे से ही लोन दिए जाते हैं। तो आरबीआई हैज डेवलप्ड द कोऑपरेटिव क्रेडिट मूवमेंट टू एनकरेज सेविंग्स, टू एलिमिनेट द मनी लेंडर्स। देखो बच्चों, जब हमारी इकोनॉमी के अंदर बैंक्स बहुत कम थे, ना के बराबर, तब जो गांव के अंदर जो लोग लोन लेते थे, फार्मर्स जो लोन लेते थे, किससे लेते थे? मनी लेंडर्स से, जमींदार से, लैंडलॉर्ड से, विलेज ट्रेडर्स से। उनका इंटरेस्ट कितना हाई होता था? तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा था। उस एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के लिए आरबीआई ने क्या डेवलप किया? बैंकिंग सिस्टम को, वो भी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाए, ठीक है, और ज्यादा किसी फार्मर को एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए सेटअप हुआ है बैंकिंग सिस्टम। तो आरबीआई हैज आल्सो टेकन इनिशिएटिव फॉर वाइडनिंग द फाइनेंशियल फैसिलिटीज फॉर फॉरेन ट्रेड आल्सो। इट फैसिलिटेट्स द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय सेटिंग अप स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेंस। इट आल्सो अंडरटेक स्टेप्स टू डेवलप बिल मार्केट इन द कंट्री। देखो इतना सारा कुछ आरबीआई ने किया।
इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल। सबसे पहले शुरुआत इंडस्ट्रीज से हुई, करते करते एग्रीकल्चर पे पहुंच गए, फॉरेन ट्रेड पे पहुंच गए, हर वो चीज जो बैंकिंग सिस्टम में होनी चाहिए आरबीआई ने डेवलप की। तो आरबीआई हैज परफॉर्म द डेवलपमेंट फंक्शन वेरी वेरी वेरी। ओके, उसके बाद अब बात करते हैं, हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ चुके हैं। हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई पढ़ने के बाद ये देखा कि कुछ फंक्शन थे बैंकिंग फंक्शन, जिन्हें बोल सकते हो आप मॉनेटरी फंक्शन, जैसे कि इशू ऑफ करेंसी, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, ये सब हमने पढ़े। उसके अलावा कुछ फंक्शन हमने अभी पढ़े, जैसे बोला हमने कौन से फंक्शन, सुपरवाइजरी और रेगुलेटरी फंक्शन, जिसके अंदर पढ़ा हमने कि लाइसेंस चाहिए तो कौन देगा, आरबीआई देगा। ठीक है, ब्रांच एक्सपैंड करने परमिशन कौन देगा, आरबीआई देगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें आरबीआई परफॉर्म करता है, उन्हें बोलते सुपरवाइजरी फंक्शन। उसके अलावा हमने पढ़ा लास्ट में भी कि आरबीआई शुरू से लेकर अब तक बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करता है, उसे बोला गया डेवलपमेंट फंक्शन। इस तरह हमने पढ़े फंक्शन। तो फंक्शंस को पढ़ने के बाद एक टॉपिक और बचता है हमारे पास, वो है रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद पढ़ेंगे हाउ आरबीआई इज कॉल्ड बिजनेस फैसिलिटेटर। कैसे हम आरबीआई को बोल सकते हैं कि आरबीआई बिजनेस फैसिलिटेशन में आपकी मदद करता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं रोल ऑफ आरबीआई। रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बच्चों, कोई भी कंट्री हो, डेवलप या अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्री हो, हर कंट्री को फंड की जरूरत होती है, क्योंकि बिना फंड के, बिना फाइनेंस के, बिना पैसों के कोई भी कंट्री अपनी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं करती। डेवलपमेंट के पाथ पे चलने के लिए कुछ फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से है मनी। ठीक है, फाइनेंस यानी कि फाइनेंस सबसे बड़ी चीज। तो फंड अरेंज कहां से होता है, जो डेवलप कंट्री है उनका मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बहुत स्ट्रांग होती है, वेल डेवलप होती है, वहां से फंड अरेंज उनको हो जाता है और बहुत बढ़िया तरीके से स्मूथली हो जाता है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो अंडर डेवलप नेशन है, उनको फंड की बहुत दिक्कत रहती है। तो डेवलपिंग कंट्रीज या अनडेवलप कंट्रीज के अंदर जो फंड की रिक्वायरमेंट है, वो कौन पूरी करता है, बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सेक्टर। तो एक बैंकिंग सिस्टम से, एक अनडेवलप्ड कंट्री के अंदर बैंकिंग सिस्टम से ही हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो फंड अरेंज करके दे। तो बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने वाला कौन, हमारी कंट्री में, इंडिया के अंदर बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने वाला कौन, हम बोलते हैं आरबीआई, क्योंकि आरबीआई परफॉर्म करते डेवलपमेंट में, पढ़ लिया भी। तो आरबीआई ने बहुत मदद की है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए चाहिए फंड। और फंड कहां से आएगा हमारी कंट्री के अंदर, बैंकिंग सिस्टम से, क्योंकि हमारी कंट्री का कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे रोल ऑफ आरबीआई, कैसे आरबीआई ने हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद की। सबसे पहली बात, डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम। सबसे पहले आरबीआई ने क्या डेवलप किया, बैंकिंग सिस्टम। इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक आरबीआई क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करता है, नए नए बैंक्स खोल के, इंस्टीट्यूशंस खोल के, चाहे वो अर्बन एरिया, चाहे वो सेमी अर्बन, चाहे वो रूरल एरियाज के अंदर। तो यहां बोलता है द आरबीआई टेक स्टेप्स टू डेवलप अ साउंड बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री ओवर द इयर्स एंड इंटीग्रेटेड कमर्शियल बैंकिंग स्ट्रक्चर हैज बीन डेवलप्ड under the supervision and control of RBI. Regulation and control by RBI create public confidence in the banking. ये बात मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि आरबीआई नहीं होगा तो बैंकिंग सिस्टम को कौन डेवलप करे। बैंकिंग सिस्टम पे लोगों का फेथ नहीं होगा, फ्रॉड्स होंगी, मल प्रैक्टिसेस होंगी, एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये सब ना हो, उसके लिए कौन है, आरबीआई। इसलिए बोलते हैं कि आरबीआई ने मदद की है इकोनॉमी को डेवलप करने में। जब पब्लिक का फेथ बनेगा तभी तो पब्लिक पैसा जमा, जब पब्लिक पैसा जमा कराएगी बैंकों में तभी तो लोगों को लोन मिलेंगे, जब पब्लिक को, इंडस्ट्रीज को लोन मिलेंगे तब जाकर इंडस्ट्रीज खुलेंगी, इंडस्ट्रीज खुलेंगी तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो कहीं ना कहीं पब्लिक का फेथ भी जरूरी है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आरबीआई ने वेल डेवलप अच्छे से तरीके से किया है। दूसरी चीज, दूसरा रोल क्या है, दूसरा रोल है कि डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई ने बहुत सारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में मदद की है। इंडस्ट्रीज के लिए अलग इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर के लिए अलग इंस्टीट्यूशन, फॉरेन ट्रेड के लिए अलग इंस्टीट्यूशन, सभी सेक्टर्स के लिए सेपरेटली आरबीआई ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन को खोलने में मदद की है। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उसके बाद तीसरा रोल क्या आता है, वो आता है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। मेरी बात को ध्यान से समझना, जो एरिया बैकवर्ड होते हैं, बैकवर्ड एरियाज के अंदर भी इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए,
स्मॉल स्केल हो, कोटेज हो या विलेज इंडस्ट्री हो, उन सब के लिए भी फंड चाहिए होता है। अब फंड अरेंज करने के लिए कोई बैंक नहीं, तो ऐसे बैकवर्ड एरिया जहां पे बैंक्स नहीं है, वहां पे आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को डेवलप किया। न्यू ब्रांच ऑफ कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक को सेटअप कराने में मदद की, जैसे कि आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स इन रूरल एरियाज, कोऑपरेटिव बैंक इन रूरल एरियाज, लैंड डेवलपमेंट बैंक इन रूरल एरियाज। उसके अलावा इन सारे बैंकों को कंट्रोल करने के लिए नाबार्ड का सेटअप तो आरबीआई ने डेवलप किया है। गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी, सेमी अर्बन में भी, सेमी रूरल में भी, हर जगह। उसके अलावा एक और बात आती है कि आरबीआई हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। आप लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या देखा आप लोगों ने कि आरबीआई टाइम टू टाइम मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है। जब मनी सप्लाई कम हो जाए उसे इंक्रीज करता है, ज्यादा हो जाए उसे डिक्रीज करता है। क्यों? ताकि कंट्री के अंदर ना इन्फ्लेशन हो ना डिफ्लेशन हो, मार्केट में स्टेबिलिटी चले। तो स्टेबिलिटी वाला फंक्शन परफॉर्म कौन कर रहा है? आरबीआई। कैसे कर रहा है? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई को बढ़ा के या फिर कम करके। प्लानिंग कमीशन बोलती है कि हमें एक ऐसी मशीनरी चाहिए थी जिससे मनी का फ्लो टाइम टू टाइम बना रहे, जब जरूरत हो कंट्री को तो फंड आ जाए, जब ज्यादा हो जाए उसे रिड्यूस भी किया जाए। तो ये काम परफॉर्म कौन करता है? आरबीआई, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी बाय कंट्रोलिंग क्रेडिट। ठीक है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी वाला फंक्शन। तो आरबीआई का रोल है टू मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्राइस स्टेबिलिटी भी इसको आप बोल सकते हो। उसके अलावा आरबीआई ने मदद की है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे? आरबीआई एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मनी फॉर मीटिंग ग्रोइंग नीड्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करना है, पैसे चाहिए। इंडस्ट्री ग्रो करनी है, पैसे चाहिए। ट्रेड ग्रो करना है, पैसे चाहिए। उन सब सेक्टर्स की मदद करने के लिए हमेशा आगे कौन रहा? आरबीआई, बाय क्रिएटिंग अ फ्री फ्लो ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। जब फ्री फ्लो मतलब समझते हो कि जब पैसा चाहिए हो तब अरेंज हो जाए बिना किसी रिस्ट्रिक्शन। इंटरेस्ट तो चार्ज होगा, वो फ्री नहीं है। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ के अलावा आरबीआई ने हमेशा ऐसा करा है कि हमारी जैसी इकोनॉमी के अंदर, देखो बच्चों, हमारी इकोनॉमी बहुत डेवलप नहीं है, बहुत रिच कंट्री नहीं है, तो ऐसी कंट्रीज के अंदर लोगों को पैसे भी चाहिए होते हैं, वो भी कम इंटरेस्ट। तो आरबीआई ने चीप मॉनेटरी पॉलिसी को लगा के फंड अरेंज कराया है लोगों को, बिजनेस को, फर्म्स को, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बहुत बड़ा फीचर है। तो प्रॉपर इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर क्या है? द आरबीआई हैज हेल्प्ड इन एस्टैब्लिशिंग सुटेबल इंटरेस्ट स्ट्रक्चर so as to direct investment in the economy. A policy of low interest rate, ध्यान से, a policy of low interest rate has been adopted for encouraging investment. कोई भी फर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहती है पर फंड नहीं होता, फंड लेने जाती है बैंक से तो इंटरेस्ट बहुत हाई होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करती। अब अगर फंड मिल जाए वो भी कम इंटरेस्ट पे, कौन सी फर्म इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेगी? तो आरबीआई ने लो इंटरेस्ट रेट पॉलिसी अडॉप्ट करी और फंड अरेंज कराया और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कराने में बहुत ज्यादा मदद कर। तो हम बोल सकते हैं कि आरबीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस फंक्शन और है, वो क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन करती है। आरबीआई भी अपने स्टाफ को, कमर्शियल बैंक के स्टाफ को, कमर्शियल बैंक के पर्सनल को टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देता है बाय अरेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एजुकेशन प्रोग्राम्स, वो करवा के। उसे बोलते हैं मिसलेनियस रोल। ठीक है, आरबीआई प्रोवाइड ट्रेनिंग and research facilities. It provides special facilities to priority sectors. It also guides the efforts of planners by its economic policies. तो ये था आरबीआई का रोल। हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेस, उनमें से है एक आरबीआई, जैसे बोलते हैं नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। आरबीआई नॉन फंडिंग है, फिर भी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मनी का फ्लो हमेशा बनाकर रखता है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो आरबीआई को हम क्यों बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर? क्योंकि आरबीआई इकोनॉमी के अंदर दो पॉलिसी बनाकर चलता है, करेंसी पॉलिसी और क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी आप लोगों ने पढ़ी, जिसको हमने बोला कि क्रेडिट कंट्रोल किया आरबीआई ने थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, ऐसे ही आरबीआई करेंसी पॉलिसी भी बनाकर चलता है। आरबीआई हमेशा चाहता है कि इकोनॉमी के अंदर करेंसी हमेशा अवेलेबल हो, मनी का फ्लो बना रहे, चीजें मोनेटाइज्ड रहे, किसी भी चीज को हम मनी में कन्वर्ट कर सकें। तो आरबीआई बोलता है
करेंसी पॉलिसी परफॉर्म करता है। कैसे करता है? बाय मोनेटाइजेशन पॉलिसी। मोनेटाइजेशन क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे। आप किसी भी एसेट को, किसी भी सिक्योरिटीज को, किसी भी बिल्स को आप हमेशा मनी में कन्वर्ट करा सको वेरी इजीली, ये फंक्शन भी आरबीआई परफॉर्म। जब सभी देखो, सारी इंस्टीट्यूशन को कैश में डील नहीं करना होता, कैश भी है, बिल्स भी हैं, सिक्योरिटीज भी हैं, इन सब चीजों को मनी में कन्वर्ट भी तो करना होना चाहिए। तो मनी में कन्वर्ट करना, इजीली लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना एसेट्स को, वो काम कौन करता है? आरबीआई। तो आरबीआई हर एसेट को, हर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को मनी में कन्वर्ट करता है ना, उसे बोलते हैं मोनेटाइजेशन। उसके अलावा अगर हमारे पास फॉरेन ट्रांजेक्शन हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर आ रही है, उसका यूज हमारी कंट्री के अंदर नहीं है, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज को कन्वर्ट कर दे रुपीस में, तो बहुत यूज है हमारा। तो फॉरेन करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने में मदद करता है, क्योंकि आरबीआई इज द कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, पढ़ लिया। तो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी और करेंसी पॉलिसी दोनों को ही बना के चलता है। ये सारी चीजें इकोनॉमी के अंदर हो रही हैं, तभी तो बिजनेस चल पा रहे। तो आरबीआई को बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर, क्योंकि वो कंट्री के अंदर मोनेटाइजेशन बनाकर चलता है बिजनेस के। उसके अलावा आते हैं क्रेडिट पॉलिसी। व्हाट इज क्रेडिट पॉलिसी? क्रेडिट पॉलिसी क्या है बच्चों? देखो, सबसे पहले पढ़ा हमने कौन सी पॉलिसी? करेंसी पॉलिसी। जो आपको बताया साफ साफ यहां आराम से अच्छे से लिखा है, इसको आप पढ़ना। अब है क्रेडिट पॉलिसी। आरबीआई डज नॉट फंड द बिजनेस, इसलिए बोलते हैं नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन। फॉर दैट मैटर, हाउएवर इट्स पॉलिसी हैव मेजर इंपैक्ट ऑन चैनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग रिसोर्सेज फॉर बिजनेस। वो फंडिंग देता, फंडिंग नहीं देता, फिर भी बैंकिंग स्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा उसका इफेक्ट पड़ता है। जनरली as well as specifically for certain sectors, a small reduction in SLR, अगर थोड़ा सा भी एसएलआर कम हो जाए, मान लो कमर्शियल बैंक को अपने पास जो रिजर्व मेंटेन करने होते हैं उसको बोलता है एसएलआर। अगर मैं बोलूं कि कमर्शियल बैंक को एसएलआर बहुत कम मेंटेन करने पड़ रहे हैं क्योंकि आरबीआई ने एसएलआर डिक्रीज कर दिया, तो हर कमर्शियल बैंक के पास रिजर्व मेंटेन ज्यादा करने होंगे उनको, और वो लोन्स ज्यादा दे पाएंगे। तो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट का फ्लो बढ़ जाएगा और सभी बिजनेस को बहुत फायदा होगा, सब लोग इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे क्योंकि लोन्स बहुत मिल रहे हैं। तो आरबीआई की एक स्टेप से मनी का फ्लो बढ़ जाता है, बिजनेस बढ़ जाते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि आरबीआई प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। हालांकि वो फंडिंग नहीं कर रहा है, फिर भी फंड अरेंज करके इंडायरेक्टली दे रहा है बिजनेस को। फंड कौन दे रहे हैं? कमर्शियल बैंक। लेकिन मदद कौन कर रहा है? वो कर रहा है आरबीआई बाय रिड्यूसिंग एसएलआर, और सीआरआर भी रिड्यूस कर सकता है। एक बात सुनना ध्यान से, रेपो रेट आपने पढ़ लिया, बैंक रेट आपने पढ़ लिया। देखो बच्चों, अगर कभी भी हम ये बोले कि रेपो रेट कम हो गया, मान लो रेपो रेट चल रहा था 7.75%, सुनना ध्यान से, मान लो रेपो रेट चल रहा था 7.75%, और आरबीआई ने क्या किया? इसको कम कर दिया। कितने पॉइंट से? 25 बेसिस पॉइंट। सर ये क्या बोल रहे हो? बेसिस पॉइंट क्या होता है बच्चों? 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 1%। 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल्स टू 1%। अगर मैं बोलूं कि आरबीआई ने रेपो रेट को 100 में से 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर दिया, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट को कम कर दिया, तो मैं बोलूंगा आरबीआई ने 0.25% रेपो रेट कम कर दिया। जो पहले 7.75% था वो अब 7.50% हो गया। मतलब कि 0.25% से रेपो रेट डिक्रीज हो गया, तो हम बोलेंगे कि टोटल 25 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम हो गया। ध्यान से सुनना, 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। अगर 50 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम हो जाए, हम बोलेंगे 0.5% रेपो रेट कम। समझ रहे हो? 100 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 1%। अगर 100 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट कम हो जाए, हम बोलेंगे 1% से रेपो रेट कम। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिस पॉइंट वाला क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई एज अ नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन समाप्त होता है। इसके बाद शुरू होगा IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है?
ठीक है, जैसे सेबी है, जैसे आरबीआई, वैसे ही आईआरडीए। इस तरह कर करके हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी मतलब 5-6 एटलीस्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, नॉलेज लेंगे बहुत सारी। तो आरबीआई खत्म होता है, लंबा टॉपिक था, अच्छे से पढ़ना, पहले आपने पढ़ रखा है छोटी क्लासेस में, अब डिटेल में पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आरबीआई को अच्छे से रिवाइज करो, नोट्स बनाओ, हर चीज को अच्छे से अंडरलाइन करो, स्टडी मटेरियल से, नोट से, हर जगह से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे नया टॉपिक। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।